काउंसिल बनाई जाती है जिसको कहा जाता है गवर्नर, जिसको कहा जाता है गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें 4 मेंबरान होते हैं और ये चारों मेंबर ब्रिटेन की संसद से चुन के आते हैं। और ये मेंबर में ही एक मेंबर रहेगा फिलिप फ्रांसिस। ये सब लोग जब बंबई में उतरेंगे तो इनको 17 तोपों की सलामी दी जाती है, जबकि हमारे देश में उस समय तक हाईएस्ट 21 तोपों की सलामी मिलती थी, मतलब सबसे बड़ा सम्मान था। तो ये फिलिप फ्रांसिस का तभी से दिमाग खराब हो जाता है कि अरे यार, हमारे देश में और हमारे साथ 17 तोपों की सलामी हुई। ये सब खुन्नस ये लेके अभी बैठेंगे यहाँ पे। और ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स साहब हैं, अभी तक इनके पास पूरे काम करने की मोनोपॉली थी, अपने हिसाब से काम कर रहे थे, लेकिन अब ये कोई भी काम, खास करके कोई कानून बनाने वाला काम, ये अपने मन से नहीं कर सकते। ये और वो 4 मेंबर्स की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो सब मिलके कोई कानून बनाएंगे, काम करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग मद्रास के गवर्नर का भी मुखिया हो गया है और बॉम्बे के गवर्नर का भी मुखिया हो गया है। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास एक एब्सोल्यूट पावर ये दे दी गई थी कि भाई कहीं से किसी के साथ अगर युद्ध शुरू करना है या कहीं पे युद्ध विराम की घोषणा करनी है तो उसका एब्सोल्यूट राइट रहेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। और जैसा कि हमने देखा है कि जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुआ था, जो कि मद्रास वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने शुरू कर दिया था अपने आप से ही, तो उसको मना करवाया था वॉरेन हेस्टिंग ने। और जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी और सूरत की जो टीम है वो हारने लग गई थी और वो अपने आप से युद्ध विराम की घोषणा कर रही थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, तब भी वॉरेन हेस्टिंग ने इनको मना किया कि नहीं नहीं, तुम कैसे युद्ध रोक सकते हो, क्योंकि युद्ध चालू करना और रोकना मेरा क्षेत्राधिकार है, मेरा एब्सोल्यूट राइट है। तो हम वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा और जिसकी वजह से कई सारी बंदिशें लग गई गवर्नर जनरल के पास। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के 2 मालिक हो गए, यानी 2 उसके लॉर्ड हो गए, 2 उसके सुपीरियर हो गए। एक तो उसकी खुद की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो लंदन हेड ऑफिस है, दूसरा ब्रिटेन की सरकार, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने बेल आउट पैकेज दिया था 10 लाख पौंड इनको दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, क्योंकि ये दिवालिया घोषित हो रही थी, अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर रही थी। इसलिए ब्रिटेन की सरकार ने इनको बेल आउट किया था। इसलिए ब्रिटेन की सरकार ने भी इन पे अपना क्या शुरू करना, इन्होंने अपना जिसे कहते हैं कि सुपरविजन करना शुरू कर दिया। और उसका पहला जो उदाहरण है जिससे ब्रिटेन की सरकार एक प्राइवेट कंपनी को सुपरवाइज कर रही है, वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। वॉरेन हेस्टिंग के आने से पहले बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, और जो 1769 से शुरू होकर 1771-72 तक चला था, जिसमें बंगाल की 1/3 जो जनसंख्या थी वो मर गई थी, भूख से मर गई थी। और जिसकी वजह से वॉरेन हेस्टिंग ने सोचा कि अगर भविष्य में ऐसा कोई अकाल पड़े तो हमारे पास एक पर्याप्त बफर स्टॉक होना चाहिए, एक पर्याप्त जिसे कहते हैं अनाज का भंडार होना चाहिए, कि हम भविष्य में अब हमारे लोग या भारतीय लोग भूख से नहीं मरे। और इसी को देखते हुए, सोचते हुए इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इसने बनवाई थी, जिसको गोला घर कहा जा रहा था। और इस गोला घर में ये क्या है, ये एक तरह से ग्रेनरी है, स्टोरेज है, यहाँ पे हम अनाज को रखते थे। और ये जो गोला घर है, ये इसने सोचा था बड़े बड़े शहरों में बनवाने का, लेकिन अगर आज आपको गोला घर देखना है तो आप पटना जाइए, पटना बिहार की राजधानी है, और बीच शहर में आपको बहुत बड़ी इमारत मिलेगी गोला घर नाम से। ये वॉरेन हेस्टिंग ने अपने कार्यकाल में बनवाई थी, और ये बहुत बड़ी ग्रेनरी है। और ये जो नदी दिख रही है, कौन सी नदी है? गंगा नदी है। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो जो अकाल आया था 1769 का, उस अकाल की पुनरावृत्ति ना हो जाए, उस अकाल का फिर से कभी ऐसा अकाल पड़े तो लोग कम से कम भूख से नहीं मरे, इसके लिए उसने एक तरह से वेलफेयर वाला काम शुरू किया था। क्योंकि 1772 तक ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, यानी द्वैत शासन चल रहा था। और 1772 में इसने जो बंगाल का नवाब है उसका कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, उसकी पोस्ट खत्म कर दी, और इन्होंने बोला कि टैक्स कलेक्शन का भी राइट हमारे पास रहेगा और वेलफेयर भी हम ही करेंगे। तो ये वेलफेयर वाला ही काम था कि भैया हम अनाज भंडार बना दें जिससे लोगों को पर्याप्त खाना मिले, अगर कभी अकाल पड़ जाए, भूखा आ जाए, सूखा आ जाए, तो भी लोग भूख से तो कम से कम नहीं मरे। ठीक है, तो हम लोग वॉरेन हेस्टिंग के काम को देख रहे थे। ये मैंने छोटी सी एक ब्रीफिंग कर दी इसकी। आगे चलते हैं, इसने और क्या क्या काम किए हैं। इसने दस्तक जो प्रथा चली आ रही थी, दस्तक वाली, इसको क्या किया? एबॉलिश करवा दिया। दस्तक क्या था? दस्तक का सबसे जिसे कहते हैं व्यापक रूप से जो उपयोग शुरू हुआ वो 1717 से शुरू हुआ। 1717 में कोई एक विशेष चीज मिली थी, कोई एक विशेष ऑर्डर मिला था इनको मुगल बादशाह की तरफ से। कोई मुझे बताएगा आप लोगों को क्या था? यस सर, मैं बताऊं सर। हाँ बताइए। मैग्ना कार्टा।
सर जो दस्तक और एक और होता था फरमान, जिसमें फरमान का जिक्र अभी नहीं है, जिसमें दस्तक ये होता था उनके लिए एक लाइसेंस या फिर आईडी कार्ड ऐसा दिया गया था जिसके थ्रू वो व्यापार कर सकें। और उन्होंने उस लाइसेंस या वो जो कार्ड है उसका दुरुपयोग ऐसे किया था कि उस कार्ड के जरिए वो और दूसरों को व्यापार करने के लिए बोल रहे थे और वो भी कर रहे थे, जो कि टैक्स फ्री करता था उनके लिए वो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो फर्रुख सियार नाम का मुगल बादशाह था, उसने एक गोल्डन फरमान निकाला था। गोल्डन फरमान ऐसा नहीं कि उसने कोई सोने के पन्ने में या सोने की उसमें कलाकारी में लिखा था। इस फरमान को गोल्डन फरमान इसलिए कहते हैं अंग्रेजों के लिए, क्योंकि इस फरमान में ये लिखा गया था, फरमान मतलब बहुत बड़ा आदेश, ठीक है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं भारत में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब होता है ऑफिशियल शुरुआत। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारी के रूप में एक ऑफिशियल शुरुआत हो रही थी। फर्रुख सियार ने एक आदेश निकाला था, फरमान निकाला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब मुगल बादशाह की जो टेरिटरी है, जो उसका क्षेत्र है, वहां पे टैक्स फ्री व्यापार कर सकती है। टैक्स फ्री व्यापार कर सकती है मतलब जगह जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज को चुंगी या टैक्स नहीं चुकाना, एक बार में वन टाइम सेटलमेंट हो जाएगा। फर्रुख सियार को पैसा मिल गया, साल भर हर साल का वन टाइम सेटलमेंट होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री थी, अब आपसे कोई टैक्स नहीं मांगेगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने का जब सामान निकलता था तो उसने शुरू किया, उसने एक तरह का आईडी कार्ड रिलीज करना शुरू किया अपने लोगों के लिए, जिसको कहा गया दस्तक। दस्तक मतलब एक तरह का आईडी कार्ड। इस आईडी कार्ड को दिखाएंगे जब आप किसी भी चुंगी में, किसी भी नाका में, किसी भी टोल टैक्स में, तो आपसे टोल नहीं लिया था। तो इस दस्तक का अंग्रेजों ने मिस यूज करना शुरू कर दिया। इनको तो फ्री था टैक्स, इनको तो टैक्स देना नहीं था, इनको तो मूवमेंट था पूरा फ्री था, लेकिन इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो दस्तक था, ये कुछ पैसे में जो नॉन ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं उनको भी किराए पे देना शुरू कर दिया कि भाई तू मेरा कार्ड ले जा, तो उससे टैक्स नहीं मांगेंगे। तो इसकी वजह से फर्रुख सियार हो गया या फिर जो लोकल जो रूलर थे, जैसे बंगाल का सिराज था, इन लोगों को पास पैसे नहीं पहुंच रहे थे। इन लोगों को लग रहा था कि यार ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो अपने एग्जाम्प्ट किया, लेकिन बाकी लोगों को तो टैक्स देना चाहिए, बाकी लोगों को भी टैक्स नहीं आ रहा था। तो इस कॉन्सेप्ट को जो 1717 से शुरू हुआ था, इस कॉन्सेप्ट को, ये दस्तक वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1717 में इनको फरमान मिला था, गोल्डन फरमान। ये फरमान तो हूबहू जारी रहा, लेकिन जो दस्तक का इनके पास, इसे कहते हैं सबऑर्डिनेट रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, अपने लोगों को आईडी कार्ड दे रहे थे दस्तक वाला, ये एक सिस्टम इसने खत्म कर दिया। क्योंकि इस सिस्टम से क्या हो रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज थे, वो करप्शन कर रहे थे। मान लीजिए कोई ऑफिसर है, उसको मिला है दस्तक कि भाई तू यहाँ से निकलेगा, तुम अपनी गाड़ी ले जाओगे, सामान जाएगा, तुमसे कोई टैक्स नहीं मांगेगा। उस ऑफिसर, उस एम्प्लॉय ने उस दस्तक की और कॉपियां बनवा के या एक और आदेश छोटा छोटा निकाल के कई सारे लोगों को बांट दिया, उनसे वो पैसा लेता था। तो ये दस्तक किसका कारण बन रहा था, करप्शन का कारण बन रहा था, भ्रष्टाचार का। और करप्शन से कौन माला माल हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन जो इसके एम्प्लॉयज थे वो माला माल हो रहे थे, वो कमा रहे थे। और करप्शन को रोकने के लिए इसने बोला कि दस्तक का यूज ही खत्म करो, ये जो फ्री पासेस है इसको खत्म करो। और जब दस्तक का यूज इसने खत्म किया, तो इसने क्या, अलग अलग चेक पोस्ट बनाए, चुंगी नाके बनवाए कि भैया अब चाहे हमारा ऑफिसर आए या किसी और का ऑफिसर आए, हमारा आदमी या किसी और का आदमी अपनी गाड़ी लेके आएगा तो बकायदा कागज चेक करो उसके। ठीक है, आदित्य जोशी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर फरमान का मतलब, फरमान जो इशू होता है सर वो दस्तक से बड़ा होता है ना, मतलब वो हाँ हाँ, फरमान मतलब पूरा ऑल ऑर्डर। ओवर चलता जैसे है ना। मान लीजिए केंद्र सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि भैया इस टाइम जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको जिला कलेक्टर हर महीने 5,000 रुपए देगा, ये बड़ा फरमान हो गया। अब हर राज्य का जिला कलेक्टर अपने हिसाब से छोटा छोटा ऑर्डर निकालेगा कि भैया ये सेंटर है, ये बैंक की ऑफिसर्स है, यहाँ पे आप जाइए, अपने दस्तावेज लगाइए कि आपकी जॉब चली गई है, तो हम आपको रिलीज कर देंगे। तो फरमान बड़ा, सुपीरियर अथॉरिटी निकाल दी, उसके जो छोटे छोटे ऑर्डर निकलेंगे, जिसको आदेश कहते हैं या इसे कहते हैं कि रेगुलेशंस हैं, वो अलग चीज होती है। तो फरमान तो फर्रुख सियार ने दिया, गोल्डन फरमान, सुनहरा फरमान इसलिए कहते हैं कि इससे बहुत बड़े इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार मिला, और उसी का छोटा रूप है दस्तक। क्लियर है? दस्तक छोटे छोटे किंग इशू कर सकते हैं ना, बाकी ये फरमान सिर्फ मुगल एम्परर करता है ना उससे। दस्तक छोटे छोटे किंग भी इशू कर सकते हैं, ऑफिसर्स भी कर सकते हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी आज की बात मैं करता हूँ, आप मान लो किसी, आप कलेक्टर हैं, आप डीएसपी हैं, डीआईजी हैं, कोई भी है, या आप, मैं कहता हूँ आप एमपी भी हैं, आप पुलिस में हैं, आपका एक आईडी कार्ड है। उस आईडी कार्ड को अगर आप टोल में दिखाते हैं, अब तो नहीं होता, लेकिन अगर 2 साल पहले अगर आप उस आईडी कार्ड को टोल में दिखाते थे तो आपसे टोल नहीं लिया था कि भाई ये सरकारी आदमी है और ये कहीं जा रहा होगा, इसे टोल मत लो।
भले वो टोल 100 रुपए का होता है या 50 का, 20 रुपए का। तो आईडी कार्ड क्या है, एक तरह का दस्तक था कि आपने उसको दिखाया जिससे पता चल रहा है कि ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, इससे हमें टोल नहीं लेना। बस ऐसा ही था उस समय का दस्तक। क्लियर है? जी सर। और इसने क्या किया, इसने अगली बात क्या की, इसने यूनिफॉर्म टैरिफ लगा दी, यूनिफॉर्म टैक्स लगा दिया। इसका मतलब इसने बोला चाहे कोई भारतीय हो या गैर भारतीय हो, मतलब चाहे राम हो चाहे जॉन हो, दोनों अगर व्यापार करेंगे तो 2.5% टैक्स देंगे। अभी तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज ऑफिसर को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, लेकिन इससे करप्शन बढ़ रहा था, इससे एम्प्लॉइज अमीर हो रहे थे, कंपनी की जेब में कुछ जा नहीं रहा था। इसने बोला नहीं, हमें तो टैक्स चाहिए, क्योंकि भैया इनको बेल आउट किया गया तो ब्रिटेन की सरकार ने डंडा मारा ना कि भाई तुम कमाओ, कुछ पैसा लाओ, तुम्हारी कंपनी इतनी अच्छी फ्लरिश कर रही थी, तुम कैसे बर्बाद हो गए, हम चाहते तुम वैसे अपना सुनहरा दौर वापस लाओ, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। तो फिस्कल मैनेजमेंट इसने शुरू किया और मौद्रिक एक तरह से मैनेजमेंट शुरू किया कि भाई हमें पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ट्रेड तो हो रहा है। तो एक काम किया इसने, 2.5% ट्रेड सबको लगा दिया। 100 रुपए का व्यापार कर रहे हो तो 2.5 रुपया क्या चुकाओ, टैक्स चुकाओ, चाहे तुम रामू हो, चाहे तुम जॉन हो, मार्शल हो, चार्ल्स हो, कोई भी हो, जो भी व्यक्ति रहेगा 2.5 रुपए टैक्स चुकाएगा। यही चीज उसने भी करनी शुरू की थी। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, मीर कासिम ने, बंगाल के मीर कासिम ने यही चीज शुरू की थी, लेकिन उसने टैक्स खत्म ही कर दिया था। उसने बोला अगर अंग्रेज टैक्स नहीं देते तो भारतीय भी टैक्स नहीं देगा। क्या आप लोगों को याद है वो चीज, मीर कासिम वाली? हाँ सर। और तभी अंग्रेज उससे खफा हो गए थे कि यार ये क्या मजाक चल रहा है। और फिर मीर कासिम ने अपनी राजधानी भी चेंज कर दी थी, मुर्शिदाबाद से वो मुंगेर ले आया था राजधानी। ठीक है, ये वही मीर कासिम जो बैटल ऑफ बक्सर में फिर लड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यूनिफॉर्म टैक्सेशन लग रहा है सब पे 2.5% का। सब ध्यान रखना है आपको, कभी आ जाए कि भाई एग्जाम में मेंस में सवाल आ जाए कि वॉरेन हेस्टिंग को ऐसा क्या हुआ कि उसने इंडियंस पे भी उतना ही टैक्स लगाया जितना उसने यूरोपियंस पे लगाया, या ईस्ट इंडिया या यानी नॉन इंडियंस पे लगाया, ऐसा क्या हो गया। तो आप उसका बैकग्राउंड बताएंगे कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी 1760 से लेकर 1770 आते आते पिछले 10 सालों में बहुत बुरी तरह कमजोर हो गई, बहुत बुरी तरह ये कंगाल हो गई, ये बैंकक्रप्ट हो रही थी। इसने कई बार लोन मांगा और उस लोन को मिला भी इनको ब्रिटेन से, लेकिन ब्रिटेन में ये शर्तें भी थी कि भैया आपको अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुधारना पड़ेगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुधारने के लिए इसने दस्तक को अबॉलिश किया, ये कोई फ्री नहीं चलेगा, कोई खैरात नहीं चलने की, सब कोई फ्री निकल जाएंगे यहाँ से। और दूसरा बोला 2.5% हमको टैक्स चाहिए, भारतीय वही दे वही यूरोपियंस दे। ठीक है, अगली बात कर ले, पढ़ाई लिखाई की थोड़ी बात कर ले। वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मद्रासा की स्थापना कराई, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में खोला गया किसी भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में खोला गया किसी भी प्रकार का शैक्षणिक संस्थान है, क्योंकि शिक्षा तो मदरसा में ही मिलती, शिक्षा तो गुरुकुल में ही मिलती, शिक्षा तो स्कूलों में मिलती, कॉलेज में ही मिलती है। तो हेस्टिंग ने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना, मदरसा मतलब इस्लाम जो धर्म है उनका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मदरसा कहा जाता है, जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं गुरुकुल पद्धति है। तो मदरसा इसने खोला कलकत्ता में, और मदरसा है तो भाई इस्लामिक स्टडी का प्रमोशन के लिए होगा, ऑब्वियस सी बात है, गीता तो पढ़ाई नहीं जाएगी वहां पे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कभी सवाल आता है कि विच इज द वेरी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ओपन्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, और उसमें ऑप्शन आता है कलकत्ता का मदरसा, तो आप उसको टिक मारेंगे। शिक्षा को लेकर इनके द्वारा खोला गया किसी भी संप्रदाय के लिए पहला शैक्षणिक संस्थान है कलकत्ता का मदरसा। क्लियर है सभी को? रिप्लाई कर दो। यस सर। ये बात यही लिखी है, दिस वाज द फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय ईआईसी गवर्नमेंट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, अब इन लोगों ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कराई। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कराई, विलियम जोन्स ने की थी, लेकिन इसके कार्यकाल में ही हो रही थी। और एक चार्ल्स विल्किंस नाम का व्यक्ति था जिसने गीता को ट्रांसलेट किया था। गीता संस्कृत में थी, उसका ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में चार्ल्स विल्किंस ने। लेकिन जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो आपके पास जो भी किताब होगी उसमें जो पहला पन्ना होगा उसे प्रीफेस कहते हैं। प्रीफेस मतलब प्रस्तावना भी कह सकते हैं, प्रस्तावना। मोबाइल
इसका एक हिंदी में और शब्द होता है, उसको मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इस किताब में आप जो भी पढ़ना चाह रहे हैं उस किताब की हल्की सी ब्रीफिंग होती है कि इस किताब में क्या क्या लिखा है, और हम और जो लेखक है, जो उसका राइटर, वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, समरी सर। तो आदित्य जोशी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये किसी का माइक ऑन है सर, वो ऑफ करिए ना सर, आवाज नहीं है। हो गया सर, अब हो गया। माइक किसका ऑन है भाई, मुझे तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, सभी के हो ऑफ गया दिख रहे सर, हैं। हो गया। ये आदित्य जोशी का ही तो माइक ऑन है, नहीं तुम सर, बंद करो अपना। किसी और का था सर, ठीक किसी है, और का तो उसने बंद कर लिया सर, पर सुना ही नहीं दिया सर कुछ भी। आप वापस से बता दीजिए। तो मैं बोल रहा था किसी भी किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो पहला जो पन्ना होता है, जैसे आपने पलटा तो उसमें एक प्रीफेस होता है, वो राइटर बताता है कि इस किताब में आप क्या पढ़ना चाहेंगे और इस किताब में आपको क्या क्या चीज मिलेगी। तो गीता जो ट्रांसलेट हुई थी, की तो चार्ल्स विल्किंस ने थी, लेकिन इसका जो पहला पन्ना था, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, ये लिखा था खुद वॉरेन हेस्टिंग ने। तो जो गीता जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था चार्ल्स विल्किंस ने, उसका जो प्रस्तावना था, उसकी जो प्रीफेस थी, उसका जो पहला पन्ना था, वो किसने लिखा था? वॉरेन हेस्टिंग ने। क्लियर है? दूसरी बात, ये जो बता रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जो मैं जिन पे ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं, क्योंकि जब भी गीता की बात आएगी चार्ल्स विल्किंस का नाम आपको याद आएगा, लुसेंट में बहुत सारा लिखा है, आप लोग रट लेंगे। लेकिन ये बहुत कि कभी आता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने किस किताब का प्रीफेस लिखा था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किस फेमस किताब के ट्रांसलेशन में, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था, उसका प्रीफेस लिखा था, या उसकी ब्रीफिंग लिखी थी, या उसका पहला पेज लिखा था। तो वो था वो किताब क्या थी? गीता। अच्छा, अगली जो बात है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये क्या होती है? ये तो क्लियर है भाई कि बंगाल में, बंगाल मतलब कलकत्ता में, कोई डाउट ही नहीं, जहां बंगाल लिख जाए वहां कलकत्ता ही, उस समय का कलकत्ता ही है। एशियाटिक सोसाइटी मतलब एशिया के लिए कोई बात है। तो ये क्या है? पहली चीज तो ये एक तरह की एशियाटिक सोसाइटी किससे जुड़ी हुई थी? एजुकेशन से जुड़ी हुई थी। और इसमें मेन काम क्या हो रहा था? अनुवाद। इसमें सबसे मेन काम हो रहा था अनुवाद, यानी ट्रांसलेशन। क्या ट्रांसलेट कर रहे थे ये भाई? ये भारत में रूल करने आ रहे हैं, ये धीमे धीमे मालिक बन रहे हैं भारत के, सुप्रीम कोर्ट बन रहा है, फैसले दे रहा है, ये यहाँ लॉ बना रहे हैं, ये इनके इनके कामों की वजह से भारत का अच्छा बुरा दोनों हो रहा है। तो इन्होंने सोचा कि यार भारत के जो धर्म ग्रंथ है, भारत के जो साहित्य है, भारत का जो लिटरेचर है, भारत के जो कुछ भी कल्चरल एविडेंसेस हैं, वो अलग अलग भाषाओं में है, तमिल में है, तेलुगु में है, हिंदी में है, उर्दू में है, फारसी में है, संस्कृत में है। ये तो भाषा इनको आती नहीं थी। इन्होंने एक सोसाइटी बनवाई, विलियम जोन्स ने बनाया इसको। ये एक आईसीएस ऑफिसर ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था, रिटायर हो गया तो उसने खोली है। इनका मेन काम क्या था? भारत के जितने भी कल्चरल ट्रेडिशन टेक्स्ट है उनको उठा के लाओ और उसका करो ट्रांसलेट। ट्रांसलेट किस में करना है? इंग्लिश में करना है। पहली चीज तो हमें पता तो रहे कि गीता में क्या लिखा है, पता तो रहे कि जिसमें जो हमारे आरण्यक है उसमें क्या लिखा है, महाभारत में क्या लिखा है। क्योंकि भाई आज भी इंसान का सबसे बड़ा एम्फसिस उसका धर्म होता है। तो आज से 300 साल पहले तो भाई धर्म की सारी बातें थी। और जब ये सुप्रीम कोर्ट बना था उसमें भी ये बात कही गई थी कि भैया जब आप फैसले देना तो देख लेना, अगर मुस्लिम है तो उसको सजा सुनाना कुरान के हिसाब से, अगर हिंदू है तो उसको सजा सुनाना मनुस्मृति के हिसाब से, मतलब उनके धर्म के हिसाब से, जो उनका लॉ वाला किताब है उसके हिसाब से आप बताना। तो पहली चीज इन्होंने अनुवाद करना शुरू किया। और यहीं पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क भी आता है कि जो आज हम शायद इतिहास पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं मैलाफाइड है, कहीं ना कहीं ये बायस्ड है, क्योंकि इन्होंने हमारा इतिहास अनुवाद किया। तो इन्होंने हो सकता है बहुत सी अच्छी बातों को ना डाला हो हमारे इतिहास में, और हमारे इतिहास में जानबूझकर कुछ गलत बातें लिखा गया हो। जैसे हमेशा कहा जाता है, एक थ्योरी होती है, एक थ्योरी का जिक्र आया तो बता देता हूं मैं। इस थ्योरी का नाम है वाइट्स बर्डन थ्योरी। व्हाइट बर्डन थ्योरी, यानी सफेद लोग जो हैं, सॉरी सफेद नहीं कहूंगा, श्वेत लोग जो हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है, उनके ऊपर एक बोझ है। क्या बोझ है? कि पूरी दुनिया को सभ्य बनाना है। तो श्वेत लोग कौन है? यूरोपियंस। यूरोपियंस में भी सबसे ज्यादा श्वेत, मतलब अपने आप को दुनिया का मालिक कौन था उस समय? ब्रिटेन। उस समय
जिस समय ब्रिटेन का छत्र था, एक छत्र राष्ट्र था, तो दुनिया का 40% हिस्सा ब्रिटेन के कंट्रोल में था। तो दुनिया में आज तक 3 सुपर पावर आई है। सबसे पहले ब्रिटेन आई है, सेकंड नंबर पे यूएसएसआर आया, थर्ड नंबर पे आज के समय जो सुपर पावर है वो है अमेरिका, और चौथे नंबर पे बनने की कोशिश कर रहा है चाइना। लेकिन दुनिया की 3 सुपर पावर में सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक रूल करने वाली सुपर पावर ब्रिटेन ही है। उन्होंने जब दुनिया भर में रूल किया तो भाई किसी पे रूल कर रहे हैं तो लोग उनको डांटेंगे, चिल्लाएंगे, उन पे विरोध करेंगे। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाल दिया कि भैया दुनिया असभ्य है, दुनिया बारबैरिक है, दुनिया अनसिविलाइज्ड है, और भगवान ने हमको ये काम दिया है, हम श्वेत लोगों को, हम व्हाइट्स को ये काम दिया कि हम दुनिया को सिविलाइज बनाए। तो उन्होंने यही कॉन्सेप्ट भारत में डाला कि भैया तुम लोग असभ्य लोग हो, तुम लोग जानवर हो, तुम लोग आदिवासी हो, तुम लोग बारबैरिक हो, तुम लोग क्रूअल हो, तुम लोग क्रूर हो, तुम लोगों को सभ्य बनाया, तुम लोगों को इंसान बनाया, तुम्हें जानवर से इंसान बनाने के लिए हम आए हैं। हम तुम पे रूल नहीं कर रहे हैं, हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, हम तुम पे रूल करके तुमको इंसान बना रहे हैं, तुम तो जानवर हो। और इस चीज को ज्यादा जोर किसने दिया? जो इन्होंने अनुवाद करके रखे हैं। हो सकता है आज मैं आपको जो इतिहास पढ़ा रहा हूँ या हम आप जो बचपन से इतिहास पढ़ते आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बायस्ड हो, क्योंकि उस सारे इतिहास का ट्रांसलेशन जो हुआ है वो अंग्रेजों ने किया है। और जिसे मैंने कहा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने बहुत तेजी से ट्रांसलेशन किया, और ट्रांसलेशन करके सबको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। और फिर धीमे धीमे जब अंग्रेजी शिक्षा हमारे देश में आई, हम लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरू की अंग्रेजी शिक्षा में, तो हमें वही किताब पढ़ाएगी जो इन लोगों ने ट्रांसलेट की थी। तो अगर हम उस किताब में अगर लिखा गया है कि भैया भारत की ये जो, या हिंदुओं की ये जो प्रथा है ये खराब है, हिंदुओं मुस्लिमों की ये जो प्रथा खराब है, तो हो सकता है शायद वो प्रथा खराब नहीं थी, इन लोगों ने उस प्रथा को खराब किया या खराब दिखाया, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा ना कि भैया तुम गटर में थे, तुम कीचड़ में थे, तुम जमीन में गिरे थे, इसलिए हमने तुम्हें उठाया। देखिए व्हाइट्स बर्डन थ्योरी, ध्यान रखना, इसी थ्योरी को दुनिया भर में इन्होंने गाया है कि हम आप पे रूल नहीं कर रहे, हम आपको गुलाम नहीं बना रहे, हम तो आपका उद्धार करने आए हैं, आप जानवरों की तरह कब तक रहोगे, इसलिए हम आए हैं। इन्होंने कहा कि जो वेस्ट है वो सिविलाइज्ड है, लेकिन ईस्ट जो है वो अनसिविलाइज्ड है। इन्होंने कहा जो वेस्ट है वो मस्कुलिन है और ईस्ट जो है वो बारबेरिक है। ठीक है, ये सब कहा इन लोगों ने। तो खैर ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, आज भी ये संस्था है, आज भी ये संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है। ठीक है, और इसका मेन काम ये था ट्रांसलेट करो जो भी भारत के धार्मिक ग्रंथ है, कैसे भी ग्रंथ है। भारत में अगर कालिदास ने कोई उपन्यास लिखा उसका भी ट्रांसलेशन करो, भारत में अगर हर्षवर्धन ने कोई लिखा उसका ट्रांसलेट करो, अगर अकबर नामा लिखेगी उसका ट्रांसलेट करो, बाबर नामा लिखेगी उसका ट्रांसलेट करो, अगर जैसे कहते हैं मेघदूतम लिखा गया है, या फिर जो अपने भास्कर हैं उन्होंने कोई किताब लिखी है, वाल्मीकि ने कोई किताब लिखी है, सबका ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट करो, अंग्रेजी में रखो, पहले हम पढ़ें इस देश में क्या है। जब ऐसा कहा जाता है, जब इन लोगों ने ट्रांसलेशन करना शुरू किया तो इनकी आंखें बड़ी हो गई, ये समझ ही नहीं पाए कि भारत जैसा इतना ज्यादा गुणी देश कैसे है। मतलब हमारी किताबों में जैसे हम कहते हैं सुश्रुत संहिता, एक सुश्रुत नाम के एक व्यक्ति है, फिजिशियन रहे आज से 2500 साल पहले, उन्होंने अपनी उस किताब में सुश्रुत संहिता में बता दिया था कि भैया कितने प्रकार की बीमारियां हैं और उनका इलाज कैसा है। एक चरक संहिता भी ऐसी है। सुश्रुत संहिता को कहा जाता है कि इसने उस समय सर्जरी बता दी थी कि सर्जरी कैसे होती है, आज से 2500 साल पहले। तो जब इन लोगों ने, और ये भी कहा जाता है कि भाई जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी ना, लगभग इसके 100 साल बाद से ही नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ। और नोबेल प्राइज अधिकतर वेस्ट को क्यों मिले? क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल इन्वेंशंस थे, इन लोगों ने इसको पढ़ा, इसको ट्रांसलेट किया और वहां जाके इम्प्लीमेंट किया। और जैसे कणाद नाम के ऋषि हुए, उन्होंने आज से 1800 साल पहले बता दिया था कि एटम होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है, कणाद ऋषि ने बता दिया। और लेकिन इसका आविष्कार हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को के लिए शायद जे थॉमसन ने उसका आविष्कार किया, प्रोटॉन का शायद रदरफोर्ड ने आविष्कार किया, न्यूट्रॉन का शायद चैडविक ने आविष्कार किया। तो गलत है, कणाद ऋषि ने अपनी किताब में आज से 1800 साल पहले ही बता दिया था। लेकिन वेस्टर्न लोगों ने जाके हमारी किताबों को पढ़ा, समझा और जाके नोबेल पुरस्कार ले गए। और फिर हम कहते हैं कि हमारे देश में नोबेल पुरस्कार नहीं आया, क्योंकि हमको तो ये बताया गया ना कि तुम असभ्य हो, तुम बारबेरिक हो, तुम अनसिविलाइज्ड हो, तुम्हें हम सुधारेंगे। तो व्हाइट्स मैन बर्डन, मैंस भी है इसमें यार, व्हाइट्स मैन बर्डन थ्योरी, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इनका काफी ज्यादा फायदा हुआ। इन्होंने हमारे सारे जो भी हमारी पढ़ाई थी, हमारी रिसर्च थी सदियों से, वो सबको देखा, ट्रांसलेट किया, अपने देश में ले गए, यूज किया और नए नए आविष्कार किए। जो है वो तो भविष्य आज वर्तमान में दिख रहा है।
तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आप लोगों को काम समझ में आया? विलियम जोन्स ने शुरू किया था इसको। जी सर। अब जैसा कि हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाई थी कलकत्ता में, और उसमें 4 मेंबर्स थे। एक था चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और उसका नाम था सर एलिजा एम्पे। तो ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट है ना, इससे बड़ा कोई कोर्ट ही नहीं था। इसका ये मतलब नहीं कि उस समय हमारे पास देश में जुडिशरी नहीं थी, हमारे पास भी जिला स्तर में, प्रांत स्तर में, प्रोविंशियल लेवल पे जुडिशरी थी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, फिर बता देता हूं मैं, कि जो अपराध होते हैं, जो क्राइम होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सिविल नेचर के और एक होते हैं क्रिमिनल नेचर के। तो सिविल नेचर का मतलब जिसमें आपने किसी की जान नहीं मारी है, मतलब आपने किसी को जान से मारा नहीं है, ठीक है। और क्रिमिनल मतलब जहां पे आपने किसी की लाइफ ले ली है ना। तो 2 अलग अलग तरह के अपराध है भाई। आपने किसी के साथ धोखा किया, आपने उससे 10 रुपए उधार लिए थे, 10 रुपए वापस नहीं किए, तो वो कैसा अपराध हुआ? सिविल नेचर के। आपने किसी को चाकू मार दिया, वो मर गया, या चाकू मार दिया वो घायल हो गया, मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे उसकी लाइफ थ्रेटन्ड हुई, तो वो क्रिमिनल हो गया। तो 2 तरह के क्राइम थे, तो अलग अलग इन दोनों तरह के क्राइम को सुनने के लिए अलग अलग कोर्ट थी। सिविल फैसलों को सुनने के लिए, सिविल मुकदमों को सुनने के लिए सिविल कोर्ट थी, और क्रिमिनल को सुनने के लिए क्रिमिनल कोर्ट थी। आज अगर सिविल जो क्राइम होते हैं उसके लिए जो कोर्ट होती है उसे कहते हैं सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट। और जो सिविल मैटर को सुनती है उसका नाम तो सिविल ही कोर्ट है। लेकिन उस समय तक, उस समय जो सामान्य मामले थे उन्हें कहा जाता है दीवानी मामले। दीवानी मतलब मोटे तौर पे टैक्स, या मोटे तौर पे पैसे से समझ लो, वेल्थ से, कि धोखाधड़ी हो गई। और फौजदारी मतलब जहां पे आपने किसी की लाइफ को थ्रेटन किया, उसकी लाइफ पे बात आई, ठीक है। तो 2 तरह के कोर्ट इसके समय भी थे। वॉरेन हेस्टिंग ने अपने समय पे 2 तरह के कोर्ट की स्थापना करवा दी थी, और हर जिले स्तर पे कराती थी, जिले स्तर पे। और जिले की जब मैंने बात की तो मैंने बताया था एक सबसे बड़ा पोस्ट इसने बनाया था, इसका नाम था कलेक्टर, और इसका मेन काम क्या था? टैक्स कलेक्ट करना, इसका मेन। और इसके ये जो कलेक्टर था ना, ये इन दोनों कोर्ट का मालिक हुआ करता था। मतलब वो फौजदारी कोर्ट भी उसके अंदर में थे, दीवानी कोर्ट भी इसके अंदर थी। मतलब आप देखो, एक पोस्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी है और जुडिशरी भी है। आज ऐसा नहीं होता, आज ऐसा नहीं है कि भाई कलेक्टर ही जज है। आज जज अलग होते हैं और कलेक्टर अलग है। लेकिन उस समय तक एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी दोनों एक ही कलेक्टर के पास में थी। बाद में जब कॉर्नवालिस आएगा तो कॉर्नवालिस इनके कामों को अलग करेगा, पृथक करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो आज की मॉडर्न सिविल सर्विसेज है उसका जनक कौन है? कॉर्नवालिस, ना कि वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग कलेक्टर का पद बनाया, वॉरेन हेस्टिंग ने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़िया किया, वॉरेन हेस्टिंग ने भैया कोर्ट भी बनवाई। लेकिन कलेक्टर ही, भाई कलेक्टर टैक्स इकट्ठा कर रहा, टैक्स इकट्ठे करते समय मालूम चला कोई किसान या किसी किसान ने गुस्से में आकर किसी अधिकारी को मार दिया, हंसिया मार दिया, उसको पत्थर मार दिया, सिर फूट गया उसका, तो भैया उसने फौजदारी कर दी। तो कलेक्टर ही दोनों का मालिक था, बाद में कॉर्नवालिस इसको चेंज करेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि जब सुप्रीम कोर्ट बनी है तब देश में न्याय था ही नहीं, देश में न्यायपालिका थी ही नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने स्तर पे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट बनाए हुए थे। और इसके पहले कैसा न्याय था? राजा साहब का न्याय था। राजा का मन हुआ भैया आज खुश है, मतलब राजा की अलग अलग कोर्ट हुआ करती थी। आप लोगों ने जहांगीर के बारे में सुना होगा शायद, कि जो जहांगीर था उसने जो यमुना है, यमुना किनारे एक जंजीर बनवाई थी जिसे कहा जाता था न्याय की जंजीर। एक जंजीर यानी बनवाई थी, उसमें घंटा लगा हुआ था। तो जब भी किसी को न्याय चाहिए होता था वो घंटे को बजाता, जंजीर को हिलाता था और घंटा बजता था। फिर जहांगीर की दरबार लगती थी कि हाँ भाई किसी को न्याय की आवश्यकता है, बुलाया जाए उसको। आप लोगों ने देखा होगा टीवी सीरियलों में कि राज दरबार में न्याय चलता था पहले। अच्छा, तो वॉरेन हेस्टिंग ने, इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी कोर्ट थी उसकी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद अगर किसी को इनके फैसले से आपत्ति हो तो वो एपिलेट कोर्ट में जा सकता था। जैसे आज हम देखें जिला स्तर पर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो एपिलेट कोर्ट में वो जा सकता था। लेकिन एपिलेट कोर्ट जो थी ये किसके अंडर में थी? गवर्नर के अंडर में थी, गवर्नर के अंडर में थी। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई फैसला कूदा यहाँ गया और यहाँ से कोई फैसला कूदा तो सुप्रीम कोर्ट चला गया, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक कोई फैसला जाता नहीं था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। जिला स्तर पे कोई काम होता हो गया, उसके एपिलेट कोर्ट में गया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है तभी होता था। तो सुप्रीम कोर्ट उस समय की जो थी वो ऐसा नहीं, जैसे आज की सुप्रीम कोर्ट क्या है, आज की सुप्रीम कोर्ट के पास एक हायरार्की है।
ऐसा नहीं कि आप सीधे उठ के सुप्रीम कोर्ट में चले आएंगे साहब हमको बचा लो। फंडामेंटल राइट्स के अलावा किसी और चीज में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, आपको एक प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। वैसा उस समय भी था। तो मतलब अगर आप सवाल आ जाए कि हेस्टिंग के अंदर की जुडिशरी के बारे में आप बताइए, और हेस्टिंग के अंतर्गत जुडिशरी का क्या हाल था, तो आप बताएंगे जिला लेवल में भी कोर्ट थे जिनको हम दीवानी और फौजदारी कह रहे थे, और उसके ऊपर एक एपीलेट कोर्ट था जिसमें आप अपील कर सकते हैं, और वो वहाँ के जो प्रेसिडेंसी का गवर्नर था उसके अधीन था, और एक अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी थी जो कलकत्ता में थी जिसका स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था। ये क्लियर है? ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। आप लोग ये जो चीज पढ़ रहे हो ना, ये पॉलिटी का भी हिस्सा है, ये पॉलिटी का भी हिस्सा था। अब फिर से हम इतिहास में चले जाते हैं। इतिहास पढ़ते पढ़ते आप इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन सब पढ़ लोगे। चलो, तो वॉरेन हेस्टिंग के समय कुछ युद्ध हुए। सबसे मेन जो युद्ध था वो आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? कोई मुझे टाइम पीरियड बताएगा इसका? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब से कब Yes, तक sir. था? रिप्लाई करो भाई। 1775 to 82. ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब थोड़ा दिमाग में और जोड़ डालो, फिर से इसका समय लिख देता हूँ। 1772 से लेकर 1785, इसके कार्यकाल में कोई और वॉर हुआ है क्या? थोड़ा दिमाग में जोड़ डालो, बताओ कोई और एंग्लो वॉर हुआ है क्या इसके टाइम? एंग्लो मैसूर वॉर। कौन सा? एंग्लो मैसूर वॉर। बढ़िया। किस नंबर का था? Second. सेकंड। टाइम क्या था? 1780 to 84। बढ़िया। इस तरह अपन को रिलेट करना है, ठीक है? हम जो पीछे पढ़े हुए हैं ना, हमको उसको वापस खींच खींच के लाना है। अच्छा, ये दो बड़े बड़े वॉर हुए थे। अच्छा, एक और वॉर हुआ था, रोहिल्ला वॉर, जो मैंने उस समय नहीं पढ़ाया था आपको। मैंने बोला जब वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। ये जो रोहिल्ला लोग थे ना, ये जहां रहते थे उसे कहा जाता था रोहिलखंड। आज रोहिलखंड मतलब आज का उत्तराखंड समझ लो मोटे तौर पे, ठीक है? रोहिलखंड आज का मोटे तौर पे उत्तराखंड। अच्छा, तो ये जो रोहिल्ला थे या रोहिलखंड वाले थे, ये अवध के अंडर में थे। जैसे अवध है, अवध के ऊपर ही ये जो हिस्सा था ये क्या था? रोहिलखंड। आर के लिख देता हूँ। ये अवध के अंडर में था, लेकिन समय समय पे कभी कभी ये अवध को आग दिखाते थे। भाई अवध कभी कमजोर हो गया तो आग दिखा देते थे। एक बात आपको और ध्यान रखनी, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, कोई बताएगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1761. 61। 70 से बढ़िया। 1761। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कुछ हमारे देश के शूरवीर थे जिन्होंने अब्दाली का साथ दिया था। उन शूरवीरों में एक शूरवीर ये थे रोहिल्ला। रोहिल्ला ने अब्दालियों का साथ दिया था, मतलब ये मराठा के खिलाफ थे, अब्दाली का साथ दिया इसने। और हमने देखा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अब्दाली की सेना ने मराठाओं को बहुत बुरी तरह हराया था, लेकिन मराठा खत्म तो हुए नहीं थे। भाई ठीक है भाई, बालाजी विश्वनाथ चले गए सदमे में, सदाशिव राव भाऊ मारा गया, ठीक है, हो गया, लेकिन मराठा कमजोर हुए नहीं थे। और मराठा खुन्नस खाए बैठे थे कि यार ये रोहिल्ला वालों को ना हम क्या करेंगे, मारेंगे। तो मराठाओं का एम्पायर तो बहुत बड़ा था, तो मराठा समय समय पे अटैक करते थे रोहिलखंड पे, समय समय पे अटैक करते थे। और रोहिलखंड वाले को ही पता था कि भैया हम पे अटैक होगा और हम आज नहीं कल पिटेंगे। 1773 में एक बहुत बड़ा चीज होता है। देखो, एक बड़ा चीज तो 1773 में क्या हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट आया है। दूसरा बड़ा चीज क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली के दिमाग में ट्यूमर था, वो मर गया, यानी अपने संजय दत्त मर गए, ट्यूमर था। अभी तक रोहिलखंड वाला जो था वो अब्दाली के नाम पे बहुत उचकता था कि आओ अटैक करो, अब्दाली आएगा। लेकिन अब्दाली जब मर गया तो भाई अब अब्दाली तो रहा नहीं, और उसका जो बेटा तिमूर शाह दुर्रानी वो तो पहले ही पिट चुका था, उसमें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि अब मराठाओं से लड़ेगा वो।
रघुनाथ राव ने उसको पहले ही मारा था। तो भाई अब तुम्हारे पापा रहे नहीं, मराठा तो अभी भी मजबूत है, तो भाई मराठा अब तो आएंगे। तो मराठाओं ने रोहिलखंड पे अटैक की घोषणा कर दी। जब रोहिलखंड पे अटैक की घोषणा कर दी तो रोहिलखंड अवध के पास पहुंचा, बोला अवध जी मुझे बचाओ यार, मराठा तो मुझ पर अटैक करेंगे, मेरे पापा जी भी नहीं है। अवध ने बोला यार ठीक है हम तुम्हें बचाएंगे, लेकिन तुम यार तुम भरोसे के आदमी नहीं हो, तुम अब्दाली का साथ देते हो, कभी कभी तुम अंग्रेजों की टेरिटरी में भी अटैक करते हो, कभी कभी मेरे मुझको भी आग दिखाते हो, मैं तुम्हारा फ्री में मदद नहीं करूंगा। तो रोहिलखंड ने बोला यार कर दो साहब। तो अवध ने बोला यार 20 लाख रुपए लूंगा मैं तुमसे, मुझे 20 लाख रुपए दो तो मैं तुम्हारी सिक्योरिटी करूंगा, मराठा आएंगे तो तुम्हें बचा लूंगा। रोहिलखंड ने बोला ठीक है सर ओके, मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा। तो ऐसा कुछ हुआ कि 1773 में मराठा की आर्मी को आना था, लेकिन वो आई नहीं, आधे रास्ते से लौट गई, क्योंकि इस बीच में इनके घर में कलेश चल ही रहे थे। रघुनाथ राव वाला दिक्कत मैंने आपको समझाया ही है, यहाँ पे बच्चे का रोल था उस समय, तो घर में कलेश चल ही रहा था, तो मराठा आए नहीं। जब मराठा आए नहीं तो अवध ने बोला रोहिलखंड से भाई पैसा ला 20 लाख रुपए। तो रोहिलखंड ने बोला किस बात का पैसा, या रोहिल्ला ने बोला। तो अवध ने बोला, शुजाउद्दौला ने बोला भाई तुम बात हुई थी तुम 20 लाख रुपए दोगे और जब मराठा की आर्मी आएगी तो हम तुम्हें बचाएंगे। तो ये जो रोहिल्ला था उसने बोला आई कहाँ आर्मी, आर्मी तो आई नहीं। तो अवध ने बोला भाई आर्मी इसलिए नहीं आई कि उनको पता था बीच में अवध बैठा हुआ है, उनको पता था कि अवध सिक्योरिटी दे रहा है। तो रोहिल्ला ने बोला हम नहीं देंगे पैसा, ना युद्ध हुआ ना आर्मी आई, हम पैसा क्यों दें। अब शुजाउद्दौला का दिमाग खराब हुआ, शुजाउद्दौला का क्या हुआ, दिमाग खराब हुआ। उसने बोला यार ये बड़ा तेज चल रहा है। तो शुजाउद्दौला को चाहिए थे 20 लाख रुपए। दूसरा शुजाउद्दौला का दोस्त कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी रोहिल्ला पे भरोसा नहीं था कि यार ये बिन पेंदी की लोटा है, कहीं भी लुढ़क जाते हैं और इनको जो पैसा देगा रोहिल्ला उसके साथ हो जाएंगे। तो ये इनके लिए भी थ्रेट था, पोटेंशियल थ्रेट था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन बैठा था, वॉरेन हेस्टिंग। अब आप मुझे थोड़ा सा बताओ, मैं भूल गया, मुझे आप बताओ कि भैया 1765 में एक संधि हुई थी शुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, क्या उसमें कोई ऐसी बात थी क्या कि कभी युद्ध होगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम पे कोई युद्ध करेगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे, बचाएंगे, ऐसा कुछ बात थी क्या उसमें? हाँ, ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस थे ना सर। वेरी गुड, ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस की बात हुई थी 1765 में इलाहाबाद की संधि में। तो भैया जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस साइन की है, तो अगर शुजाउद्दौला कहीं अटैक करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को आना ही पड़ेगा। तो भाई ना चाहते हुए भी वॉरेन हेस्टिंग को भेजना पड़ा आर्मी, और आर्मी की रोहिल्ला को मारा, रोहिल्ला हार गए। ये था फर्स्ट रोहिल्ला वॉर। तो इसमें क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग का क्या था, वॉरेन हेस्टिंग उस समय था, और इसमें वॉरेन हेस्टिंग को बड़ा आरोप लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे गई तो है, लेकिन उसने वहां पे बड़ा कत्लेआम मचाया, वहां पे उसने निहत्थे लोगों को भी मारा, उसकी आर्मी ने महिलाओं का रेप किया, ब्रूटल काम किया। मतलब उन्होंने युद्ध नहीं किया, वहां पे बर्बरता दिखाई, वहां पे बार्बरिज्म दिखाया उन्होंने, ऐसा उस पर आरोप लगा है। ये आरोप ध्यान रखना, इस आरोप के नाम पे वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ महाअभियोग हम लगाएंगे बाद में। तो ये था फर्स्ट रोहिल्ला वॉर, और इसकी कहानी आप लोग समझ गए हैं, किसी को इसमें डाउट? रिप्लाई कर दो। नो सर। ठीक है, ये वही बात लेके फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि, एंग्लो मैसूर वॉर, ये सब चीजें आप तो जानते हैं। इस मैप में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये है रोहिलखंड का एरिया, ये मतलब आज का उत्तराखंड, मोटे तौर पर उत्तराखंड याद रखो, ठीक है। तो रोहिलखंड के बगल में मुगलों की एम्पायर था, इधर अवध का एम्पायर था, ठीक है। और इधर जो वाला जो एरिया था, यहाँ पे कुमायूं जो रेजिमेंट है, यहाँ पे जाने अनजाने ईस्ट इंडिया कंपनी का हल्का सा कंट्रोल था, ठीक है। तो रोहिलखंड बड़ा बेकार आदमी था, यानी पूरा बेकार इलाका था, लुटेरों का इलाका था। इस मैप में आप देख सकते हो। एक सेकंड एंग्लो रोहिल्ला वॉर होगा, वो कहने का वॉर होगा, उसमें तो समेट ही लेंगे इसको। फिर मैंने बताया 1774 में फिलिप फ्रांसिस व्यक्ति अपने 3 साथियों के साथ जब आया तो 17 तोपों की सलामी मिली उसको गेटवे ऑफ इंडिया में। तो भैया उसका दिमाग खराब हो गया। जब वो फिलिप फ्रांसिस यहाँ पे आया, फिलिप फ्रांसिस जब यहाँ पे आया तो उसने वॉरेन हेस्टिंग से पूछा, भाई वॉरेन हेस्टिंग, मैंने सुना है तुमने शुजाउद्दौला के साथ मिलके तुम वहां पे चढ़ाई कर दी तो रोहिल्ला के पास, और हमने सुना है तुमने वहां बड़ा कत्लेआम मचाया। ये कौन बोला, फिलिप फ्रांसिस।
ये उन 4 मेंबर्स में से एक मेंबर है, जो कि ये किस कमेटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर में से एक है, और इसके वजह से ठनी ही रही। मतलब कह लो वॉरेन हेस्टिंग के सपने में ये आदमी आता था, इतना ज्यादा उससे टेंशन परेशान था कि ये आदमी मरे कब मरे, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और फिलिप फ्रांसिस के जिसे कहते हैं कहने पे बाकी 3 मेंबर भी थे, तो ये अपनी मनमानी कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा यार, 4 क्राउन काउंसिलर्स। ठीक है, तो इसने बोला हेस्टिंग पे आरोप लगा कि भैया तुमने रोहिल्ला के साथ जो किया है ना, वहां पे शुजा के साथ मिलकर बड़ा गलत किया है, और मैं इसकी शिकायत करूंगा, ब्रिटेन में शिकायत करूंगा, तुम यहाँ पे बड़ा मत अपने हिसाब से काम धाम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फ्रांसिस ने कहा कि भैया तुमने बहुत सारा तुमने वहां पे अत्याचार किया, तुम वहां पे मर्सनरीज बन के गए थे। मर्सनरीज मतलब होता है जिसे हम कहते हैं फिदाइन, कैसे मर्सनरीज का एक अच्छा हिंदी शब्द देख लेना आप लोग। इसका मतलब है ये वो लोग होते हैं जो पैसे के लिए लड़ाई करते हैं, मर्सनरीज। तो फ्रांसिस ने आरोप लगाया कि तुम्हारी आर्मी रोहिल्ला के पास गई थी ना, तो वहां पे तुम लोगों ने ऐसे अत्याचार किए जैसे तुम लोग मर्सनरीज हो, तुम पैसे पर लड़ रहे थे और तुम शुजाउद्दौला के कहने पे काम कर रहे थे। तुमने वहां बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज करी, बहुत ज्यादा अत्याचार किया वहां पे। तो ये सब दिक्कतें यहाँ पे चल रही है इसके साथ। ये हमने 1781 का एक्ट तो पढ़ ही लिया है, फिट्स इंडिया एक्ट अपन कल पढ़ेंगे। वॉरेन हेस्टिंग में इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। चलो यार, ये अब मुझे लगता नहीं कि आज हो पाएगा, 1-2 सवाल और कर लेते हैं अपन, फिर कल देखते हैं। आज जो मैंने पढ़ा है इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल मेरे पास है क्या? एक सवाल ये देखिए आप लोग, वॉरेन हेस्टिंग पे महाभियोग चलेगा, वॉरेन हेस्टिंग पे महाभियोग चलेगा, और वो चलेगा जब यहाँ से नौकरी छोड़ के जाएगा, इस्तीफा देके चला जाएगा ये आदमी यहाँ से परेशान होके। तो 2 लोग रहेंगे इसके खिलाफ पूरी लॉबिंग करने वाले, इससे चढ़ने वाले। एक तो फिलिप फ्रांसिस है, या एक और व्यक्ति है। वो जो व्यक्ति है उसमें इसी का नाम, इस ऑप्शन में उसका नाम है, ये मैंने आपको बताया नहीं, उस व्यक्ति का नाम है एडमंड बर्ग। तो एडमंड बर्ग और फिलिप फ्रांसिस ये दोनों मिलकर पूरी लॉबिंग करेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग पे चलाएंगे महाभियोग वहां पे। अब बाद में 7-8 साल बेचारे पे महाभियोग चलेगा, बेचारा तो नहीं था ये भी शातिर था। इसका सही जवाब है एडमंड बर्ग। हु लॉन्च द प्रोसिक्यूशन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, तो इसमें सही जवाब है एडमंड बर्ग। और एक और यहाँ पे आंसर हो सकता है, क्या नाम है, फिलिप फ्रांसिस। फिलिप फ्रांसिस, ये 2 लोगों ने पूरी वहां पे व्यवस्था की थी कि वॉरेन हेस्टिंग पे क्या करेंगे अपन, महाभियोग चलाएंगे, और चला भी। तो एडमंड बर्ग जो है और फिलिप फ्रांसिस। तो वॉरेन हेस्टिंग में सोचा था आज खत्म हो जाएगा, हुआ ही नहीं। अब कल देखते हैं इसको। आज की क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा इसमें कोई डाउट? रिप्लाई कर दो भाई। No, sir. ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आदित्य जोशी कह रहे सर ये फिलिप फ्रांसिस ही नहीं, फ्रांसिस डे अलग व्यक्ति है जिसने मद्रास की स्थापना करवाई। मद्रास का शायद पहला गवर्नर रहता है फ्रांसिस डे, तो वो तो शायद 1688 में आया था फ्रांसिस डे। ठीक है, तो फ्रांसिस डे अलग है, फिलिप फ्रांसिस अलग है। अब फिलिप फ्रांसिस 100 साल बाद आया है व्यक्ति। और कोई डाउट हो तो पूछो, तो फिर नमस्ते करें। मेरा कांटेक्ट नंबर चाहिए आपको? ठीक है भाई, ले लो, इसके पास नहीं है वो, और वो भी ले लो। बस ये कि कॉल नहीं करिएगा, जो कहना हो व्हाट्सएप पे कह दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।
कि वहाँ